हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th के हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा जो 6th चैप्टर चल रहा है, मूल निवासियों का विस्थापन, कि किस तरह से यूरोप के अंदर आधुनिकता आती है और उसके बाद उस आधुनिकता को जो है चरम सीमा तक पहुँचाने के लिए यूरोपीय लोग अनेक महाद्वीपों में अपना जो है उपनिवेश स्थापित करते हैं और वहाँ के मूल निवासियों का वो लोग क्या करते हैं, स्थानांतरण इधर से उधर कर देते हैं अन्य महाद्वीपों में। तो हमने जो है इन यूरोपियों ने इन लोगों के लिए वर्ड यूज़ किए, आदिवासियों के लिए या फिर वहाँ के नेटिव लोगों के लिए, उन वर्ड को, उन शब्दावली को हमने देखा। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट कि इससे आगे क्या क्या होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक जो उदाहरण दिया गया है, ये है ली ब्राउन की एक वार्ता से 1986 का है। इसको हम देखते हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रस्तर की पट्टी पर यह खुदा हुआ था कि होपी यह मानते थे। ये होपी कौन है, पहले इसको समझते हैं ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आए। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं, यानी जो कैलिफोर्निया के निकट आज की तारीख में भी रहते हैं आदिवासी, वो लोग होपी लोग हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया कि होपी ये मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कुछ कछुओं के रूप में आएंगे। यानी उन लोगों की एक ये पौराणिक कथा थी कि जो उनके भाई बहन हैं जो मर गए हैं, वो धरती के उस पार से समुद्र के अंदर से निकल के कछुओं के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाहें दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्क्विस्टाडोर दिखलाई पड़े। यानी सबसे पहले स्पेनी लोग उधर आए थे जो धरती के उस छोर से आते हुए कछुओं की तरह लग रहे थे। तो उन्होंने समझा कि ये वही हैं जिनका उन्हें इंतज़ार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में ये बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। यानी इनके कहने का मतलब है कि ये वो लोग नहीं हैं जो हम सोच रहे थे। तो इन लोगों ने हमारी पवित्रता को भंग कर दिया है और अब जो है हमें काफ़ी कष्ट झेलने पड़ेंगे, ऐसा उन लोगों को आभास हुआ। फिर देखते हैं हम 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को देखकर सुकून मिला कि वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। अब क्योंकि वहाँ के लोग उन्हें अपने पूर्वजों को वो समझ रहे थे, उन्हें अपनी कहानी से जोड़ बैठे थे, तो वो लोग उनका स्वागत करते थे, उनसे मेल जोल बनाने की कोशिश करते थे। वो लोग उन्हें अजनबी नहीं लगे। तो दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आते थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़े और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बाशिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वो कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की अच्छी पूरक साबित हुई, और शराब देते थे। वहाँ के बाशिंदों का पहले शराब से परिचय भी नहीं था। वे जल्द ही इसकी आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की आदत ग्रहण की। यानी कुछ आदतें आदान प्रदान इन लोगों ने की, और जो यूरोपीय लोग हैं उन्होंने इन्हें जो है आधुनिक चीज़ें देके उन चीज़ों का आदी बना दिया। तो वो लोग इन पे धीरे धीरे निर्भर होने लगे और इनकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर होने लगे।
फिर देखते हैं हमें आगे जो ये काल रेखा दी गई है, यह है क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश की। क्यूबेक के अंदर 1497 में जॉन कैबोट ने न्यू फाउंड लैंड पहुँचा। फिर 1507 में अमेरिकी उपनिवेश पे क्या होता है, 1507 अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई और उसी से पता चलता है, और उन लोगों ने उस क्षेत्र को अमेरिका नाम दिया। 1534 में जैक कार्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बाशिंदों से मिला। 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। यानी जो वर्जीनिया उपनिवेश है अमेरिका में, वो ब्रिटिश लोगों ने बनाया है। 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ यानी मैसाचुसेट बनाया, मतलब खोज की। और खोज तो क्या कि वहाँ जाए, उन्हें मिला वो नया क्षेत्र और उन्होंने अपने हिसाब से उसे अपना नाम दे दिया। फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की थी 1608 में। तो किसकी खोज किसके द्वारा हुई है, कौन से समय पे हुई है, ये चीज़ें हमें यहाँ पे जोर देना है। फिर हम देखते हैं पारस्परिक धारणाएं। फिर उन लोगों की पारस्परिक धारणाएं क्या बनती है। 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर करते थे। उन्हें अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए, जिस तरह से इन लोगों ने भारत में किया। ये लोग खुद अपने आप को बहुत ही आधुनिक समझते थे और भारतीय लोगों को जो है असभ्य और अनपढ़ गंवार, इस तरह से ये लोग समझते थे। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। यानी जो रूसो है, उन्होंने इन लोगों की, जिन्हें यूरोपियों ने असभ्य कहा है, उन लोगों की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि वो ये जान के खुश हुए कि ये लोग सभ्यता की जो विकृतियां हैं उससे अछूते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आधुनिकपन है वो हमारी पारंपरिकता को खा गया है, इसलिए वो इस चीज़ का समर्थन करते थे। इसके लिए एक प्रचलित पद है उदात्त उत्तम जंगली। कई बार ये शब्द एग्जाम में आता है, उदात्त उत्तम जंगली। इस शब्द का प्रयोग किसने किया है, किसके लिए किया है, ये बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि रूसो ने इस शब्द का प्रयोग अमेरिकी मूल निवासियों के लिए किया है। एक दूसरा नज़रिया अंग्रेजी के कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ पंक्तियों में मिलता है। वुड्सवर्थ और रूसो में से कोई भी किसी अमेरिकी मूल निवासी से नहीं मिला था, लेकिन वुड्सवर्थ ने उनका वर्णन करते हुए कहा कि वे जंगलों में रहते हैं, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने या परिष्कृत करने के अवसर बहुत कम हैं। जिसका मतलब यह कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। तो ये जो कोटेशंस हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये जिस एग्ज़ाम में ये सिलेबस पूछा जाता है वहाँ पे एज इट इज़ ये कोटेशन दिए जाते हैं कि मूल निवासी के बारे में ऐसा किसने कहा है कि जो लोग प्रकृति के निकट रहते हैं उनकी कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। तो इस तरह के कोटेशंस भी हमें याद रखना है कि ये कहा है वुड्सवर्थ ने, और उदात्त उत्तम जंगली शब्द का प्रयोग किया है रूसो ने। तो यहाँ पे हम देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट और वुड्सवर्थ के समकालीन थॉमस जेफरसन ने मूल निवासियों के बारे में ऐसे शब्द कहे हैं जिन पर आज के समय में कड़ा विरोध जाहिर किया जाता है। यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमें इतनी जहमत उठाई, अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है। और ये कौन कहते हैं? जो वुड्सवर्थ के समकालीन अमेरिका के तीसरे प्रेसिडेंट हैं। वो प्रेसिडेंट कौन है? वो यूरोपीय जो वंशावली है उसको हम कह सकते हैं, एक तरह से जो यूरोपीय लोग हैं उन्होंने वहाँ पे आके भारत की तरह शासन करना शुरू किया। और इन लोगों के बारे में यूँ कहते हैं कि हमने इनको सभ्य बनाने के लिए इतना कुछ किया, इतनी जहमतें उठाई, लेकिन ये लोग हैं ऐसे कि ये अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करते हैं कि इन्हें तो जो है उखाड़ के फेंक देना चाहिए। इस तरह से ये लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक और उदाहरण।
ये दिलचस्प है कि एक दूसरे लेखक वॉशिंगटन इरविंग ने, जो वुड्सवर्थ के खासे छोटे थे और मूल निवासियों से सचमुच में मिले थे, उनका वर्णन बिल्कुल भिन्न रूप में किया है। यानी जो मूल निवासियों से मिले ही नहीं, वो अपने हिसाब से वर्णन करते रहे, और जिसने उनसे मिला, अब उनका वर्णन पढ़ते हैं हम कि उनसे कैसे अलग किया उन्होंने। कि जिन इंडियंस की असली ज़िंदगी को देखने का मुझे मौका मिला, वे कविताओं में वर्णित अपने रूप से काफ़ी भिन्न हैं। ये सच है कि गोरे लोगों जिनकी नीयत पर वे भरोसा नहीं करते और जिनकी भाषा भी वो नहीं समझते, उनकी संगत में रहने पर वे अब काफ़ी कम बोलते हैं। पर परिस्थितियाँ वैसी ही हो तो गोरा आदमी भी उन्हीं की तरह ही अल्पभाषी हो जाता है। ये इंडियंस जब अपनों के बीच होते हैं तो वे नकल उतारने के उस्ताद साबित होते हैं और गोरों की नकल उतार कर अपना खूब मनोरंजन करते हैं। वही गोरे जो समझते हैं कि इंडियंस को वे अपनी भव्यता और गरिमा के प्रति गहरे आदर भाव से ओत-प्रोत कर चुके हैं। गोरे लोग गरीब इंडियंस के साथ ऐसे पेश आते हैं, मैं इसका साक्षी हूँ, मानो उनमें और जानवरों में बहुत कम फर्क हो। यानी ये लोग आदिवासियों को जानवर समझते थे, वहाँ के मूल निवासियों को। तो मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीज़ों का आदान प्रदान करते थे, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार होते थे। दूसरी ओर अमीरी का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली और रोएदार खाल माल थे। यानी जो मूल निवासी लोग हैं, वो तो एक उपहार के रूप में और उन्हें अपना दोस्त समझ के दोस्ती की तरह इस तरह से व्यवहार करना चाहते थे। लेकिन जो यूरोपीय लोग हैं, वो केवल और केवल व्यापार करने, अमीर होने और उन आदिवासी क्षेत्रों को पूरी तरह से उजाड़ने और लूटने के इरादे से ही आए थे। उनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना होता था और उन्हें यूरोप में बेचना होता था। ये सब इन बेची जाने वाली चीज़ों के दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासी इसे नहीं समझ सकते थे। उन्हें सुदूर यूरोप में स्थित बाजार का जरा भी बोध नहीं था। उनके लिए तो ये सब एक पहेली की तरह था। यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले में कभी तो बहुत सारा सामान देते और कभी बहुत कम। वे यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी बहुत दुखी होते थे। प्रचुर मात्रा में रोएदार खाल हासिल करने के लिए उन्होंने सैकड़ों ऊद बिलावों को हलाल किया और मूल बाशिंदे इससे काफ़ी विचलित थे। यानी क्योंकि वे लोग ज़रूरत के हिसाब से अपना जो है उन चीज़ों का यूज़ करते थे, प्राकृतिक चीज़ों का। लेकिन जब ये विध्वंस उन्होंने देखा तो वो लोग बहुत भयभीत हो गए और उन्हें डर था कि जानवर उनसे इस विध्वंस का बदला ज़रूर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मूल निवासियों की कई लोक कथाओं में यूरोपीय जनों का मजाक उड़ाया गया और उनका वर्णन लालची और धूर्त के रूप में किया गया। लेकिन चूंकि वे काल्पनिक कथाओं की शक्ल में थी, इसलिए यूरोपीय लोग उनके सही संदर्भ को काफ़ी बाद में जाकर समझ पाए। शुरुआत में आए यूरोपीय लोगों को जो व्यापारी थे, उनके पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए। 17वीं सदी से यूरोपीय लोगों के कुछ समूह ईसाइयत के भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे, जैसे कैथोलिक प्रभुत्व देशों में रहने वाले प्रोटेस्टेंट या फिर प्रोटेस्टेंट को राजधर्म का दर्जा देने वाले देशों के कैथोलिक। तो इस तरह के जो उत्पीड़ित लोग थे या फिर कोई दंडित लोग थे, इस तरह से लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया। वो लोग भी इधर आके बसने लगे और जो व्यापारी थे वो तो एक अलग ही नज़रिए से यहाँ आते थे। उनमें से बहुतों ने तो यूरोप छोड़ ही दिया और एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए वो अमेरिका चले गए। उन्हें ये लगा कि वहाँ पे जो है प्राकृतिक खूब चीज़ें मिलती है, वहाँ पे शांति से जंगलों में जीवन जिएंगे। जहाँ तक वहाँ खाली ज़मीनें थी, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन धीरे धीरे वे अंदर के मूल निवासियों के गांवों की ओर बढ़े। उन्होंने जंगलों की सफाई के लिए अपने लोहे के औजारों का इस्तेमाल किया ताकि खेती की जा सके। अब जब बड़ी संख्या में लोग वहाँ बसने के लिए आए तो उन्हें ज़मीनों के लिए जो है कृषि करने के लिए बहुत सारी ज़मीनों की भी ज़रूरत पड़ी, बहुत संसाधनों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मूल निवासी और यूरोपीय लोग जब जंगल को देखते तो उनकी निगाह में अलग अलग चीज़ें आती, यानी हर कोई अपनी नज़र से उन जंगलों को देखता था। मूल निवासियों ने उन रास्तों की पहचान की जो यूरोपीय लोगों के लिए अदृश्य थे। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह मक्के के खेत उभरते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का था जो छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद था। मूल निवासी जो अपनी ज़रूरत के लिए ही फसल उगाते थे, न कि बिक्री और मुनाफे के लिए,
जो ज़मीन का मालिक बनने को भी गलत मानते थे। इस बात को नहीं समझ सकते थे वे लोग, और यही सब चीज़ें उन्हें जेफरसन की निगाहों में असभ्य बनाती थी। यानी जेफरसन केवल उन्हें सभ्य समझता है जो कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। जो प्रकृति से प्यार करे उनके लिए वो असभ्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फिर से एक दूसरी काल रेखा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की, कि 1701 में क्यूबेक के मूल निवासियों के साथ फ्रांसीसियों का समझौता होता है, क्योंकि फ्रांसीसियों ने ही क्यूबेक को बसाया था या फिर क्यूबेक क्षेत्र की खोज करके उस पर अपना अधिकार जमाया था, इसको 1608 में। तो 1701 तक जाके लगभग 100 वर्षों के बाद उनके साथ एक समझौता होता है, लेकिन 1763 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों की विजय हो जाती है और 1774 में क्यूबेक एक्ट आता है और 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट हो जाता है और उस एरिया को ये लोग कनाडा बना देते हैं। तो इनकी काल और इनकी घटनाओं को याद रखना है। अमेरिका में क्या घटित होता है उस काल में। 1781 में ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी और 1783 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम को सौंपा। तो अमेरिका की स्वतंत्रता का वर्ष और ये सब हमें याद रखना है। यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार है, किस तरह से इनका विस्तार होता है। ये यहाँ पे उदार क्षेत्र और कैलिफोर्निया दक्षिण की तरफ, मैक्सिको इधर में, मैक्सिको की खाड़ी दक्षिण में, ये टेक्सास प्रदेश, और ये जो उत्तर की साइड में, उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको, इसके पूर्व में अटलांटिक सागर और इसके पश्चिम में आ गया है प्रशांत महासागर। तो इस मैप को बहुत ही ध्यान से, इनकी जो भी ये बस्तियां हैं पूर्व की ओर बसी हुई, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, दक्षिणी कैरोलिना, उत्तरी कैरोलिना, इन सब बस्तियों के नाम और इनके क्षेत्र, इनकी दिशा जरूर याद करनी है कि कौन सी किस दिशा की तरफ है। फिर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे इनके नीचे जो है इनकी रंगों के हिसाब से इनकी व्याख्या भी की गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो पिंक कलर का है, ये इतना सा एरिया संयुक्त राज्य अमेरिका 1783 में बनता है और 1803 में फ्रांस से खरीदा गया। ये जो ग्रीन एरिया है, धीरे धीरे कैसे अमेरिका बड़ा बना, ये ग्रीन एरिया उन्होंने फ्रांस से वापस खरीदा, डार्क ग्रीन। और ये लाइट ग्रीन जो एरिया है 1818 और 42 में ग्रेट ब्रिटेन द्वारा दी गई, ये लाइट ग्रीन एरिया इनको ब्रिटेन वालों ने दिया है, ये एकदम लाइट वाला ऊपर वाला। और ये जो लाइट ग्रीन नीचे दक्षिण वाला है, ये 1845 में हड़पाए हैं इन्होंने। और जो ये लाइट पर्पल है इधर पूर्व की ओर फ्लोरिडा वाला क्षेत्र, ये 1819 में स्पेन से खरीदा है और 1846 में ग्रेट ब्रिटेन से संधि के द्वारा जो ये लाइट पिंक एरिया है ओरेगन देश, ये खरीदा है। और 1848 में मैक्सिको ने दिया है ये न्यू मैक्सिको क्षेत्र, उदार क्षेत्र जो डार्क पर्पल, और गेट्सडेन जो 1857 में खरीदी गई है, ये न्यू मैक्सिको के दक्षिण की तरफ। तो इस तरह से धीरे धीरे करके जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ये इतने से क्षेत्र के यहाँ से शुरू होकर धीरे धीरे इतना इतना और धीरे धीरे सभी देशों से अपनी जो है हड़प में ले लेता है और आज ये एक स्वतंत्र देश है। लेकिन वहाँ के मूल निवासियों को आज भी वहाँ पे वो स्थान हासिल नहीं है, वहाँ उनको काले लोग ही कहा जाता है। जो यूरोपीय लोग हैं उन्हीं का वहाँ पे सब कुछ हो चुका है। जिन मुल्कों को हम कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं, वे 18वीं सदी के अंत में वजूद में आए। यानी ये जो क्षेत्र आज के हम देख रहे हैं, आधुनिक कनाडा, अमेरिका, ये सब 18वीं सदी के अंत में जाके वजूद में आए हैं और अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा हिस्सा ही उस समय उनके कब्जे में था। मौजूदा आकार तक पहुंचने के लिए अगले 100 सालों में उन्होंने अपने नियंत्रण वाले इलाके का इजाफा किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई विशाल क्षेत्रों की खरीद भी की। उन्होंने दक्षिण में फ्रांस से लुइसियाना पर्शियस और रूस से अलास्का से ज़मीन खरीदी। साथ ही उसने युद्ध में भी ज़मीनें जीती। दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका अधिकतर हिस्सा मैक्सिको से जीता गया है और किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया कि उन इलाकों में रहने वाले मूल बाशिंदों की रजामंदी भी ले ली जाए।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद जो फ्रंटियर वाला इलाका वो खिसकती रहती थी, और जैसे जैसे ये खिसकती जाती मूल निवासी पीछे पीछे खिसकने के लिए बाध्य कर दिए जाते। यहाँ पे हम देखते हैं इससे अगली 19वीं सदी की काल रेखा। जब 18वीं सदी के बाद ये क्षेत्र कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका बन जाते हैं, तो उसके बाद 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह होता है कनाडा के अंदर। 1840 में उच्चतर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन बनती है। 1859 में कनाडा गोल्ड रश होता है और 1867 में कनाडा महासंघ बनता है। 1869 से 85 में कनाडा में मैसिटो द्वारा रेड रिवर विद्रोह होता है और 1876 में कनाडा इंडियंस एक्ट आता है। जब जो रेड लोग हैं वो विरोध करते हैं तो उसके बाद कनाडा इंडियन एक्ट बनता है और 1885 में ही पारदीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों का जुड़ाव हो जाता है। तो कनाडा में रेलवे कब शुरू होता है? 1885 में, कनाडा इंडियन एक्ट 1876 में और गोल्ड रश 59 में। ये चीज़ें हमें ज़रूर याद रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 1803 में फ्रांस से लुइसियाना की खरीद होती है। 1825 से 58 के बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी आरक्षित क्षेत्रों में पहुंचा दिए जाते हैं और 1832 में जस्टिस मार्शल का फैसला आता है और 1849 में 49 में अमेरिका में गोल्ड रश होता है। यानी 49 में अमेरिका में और इसके 10 साल बाद 59 में कनाडा में गोल्ड रश होता है। तो 10 साल के गैप से इन दोनों देशों में गोल्ड रश होता है। यानी यूरोपीय लोग सोना यहाँ से हड़पने के लिए भारी संख्या में यूरोप से आते हैं, रातों रात अमीर होने की चाह में कि यहाँ पे इतना सोना है। तो गोल्ड रश का जो ये साल है 10 सालों का, ये हमें याद रखना है। 1861 से 65 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ जाता है और 65 से 90 तक अमेरिकी इंडियन युद्ध चलता है। 1870 में पारदीपीय रेलवे की स्थापना होती है, पार महाद्वीपीय यानी इस तट से उस तट की ओर। तो ये भी हमें याद रखना है कि अमेरिका में 1870 में और कनाडा में 1885 में पार महाद्वीपीय रेलवे की स्थापना होती है। 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसे का उन्मूलन कर दिया जाता है और 1892 में अमेरिकी फ्रंटियर का अंत हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट काल रेखा है जो कि हमें एनसीईआरटी में सारी चीज़ें विस्तार से नहीं दी जा सकती, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इसलिए हमें शॉर्ट में ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि किस समय क्या वहाँ पे घटित हो रहा था। तो 19वीं सदी में अमेरिका के भूदृश्य में ज़बरदस्त बदलाव आए। ज़मीन के प्रति यूरोपीय लोगों का रवैया मूल निवासियों से काफ़ी अलग था। ब्रिटेन और फ्रांस से आए कुछ प्रवासी ऐसे थे जो छोटे बेटे के होने के कारण पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे और इसी वजह से वे अमेरिका में ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे। तो बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों से ऐसे अप्रवासी उमड़ पड़े जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई थी और वे ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे वे अपना कह सके। यानी मोस्टली लोग यूरोप से यहाँ पे केवल और केवल अपनी ज़मीनें बनाने के लिए आए। पोलैंड से आए लोगों को प्रेयरी चारागाहों में काम करना अच्छा लगता था, तो उन्हें अपने घरों के स्टेपीज़ घास के मैदानों की याद दिलाते थे और यहाँ बहुत कम कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ खरीद पाना उन्हें बहुत रास आ रहा था। उन्होंने ज़मीन की सफाई की, खेती का विकास किया। उन्होंने ऐसी फसलें उगाई, धान और कपास जैसी, जो यूरोप में नहीं उगा सकते थे और इसलिए उन्हें ऊंचे मुनाफे में बेचा जा सकता था। तो अपने विस्तृत खेतों को जंगली जानवरों, भेड़ियों और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्होंने शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। जैसा कि हमने अभी काल रेखा में देखा कि जो जंगली भैंसें हैं, पहाड़ी शेर है, भेड़िए, इन जानवरों का इन लोगों ने उन्मूलन कर दिया था 1890 के आसपास। किस लिए? कि अपनी खेती को बचाने के लिए। यहाँ पे देखिए इन चारागाहों को। ये जो चित्र है ये कोलोराडो का एक पशु फार्म है, एक चारागाह है ये। 1873 में कंटीले तारों की खोज के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। यानी 1873 में कंटीले तारों की खोज होती है जिससे ये लोग बाड़ कर देते हैं अपने खेतों के चारों तरफ। उसके बाद इन्हें जंगली जानवरों से कोई खतरा नहीं रहता है। उसके पहले कोई बाढ़ वगैरह नहीं होती थी तो जानवर
घुसते थे तो ये उनसे छुटकारा पाने के लिए उनका सफाया ही कर देते थे। तो घर के बाहर काम करने के लिहाज से दक्षिणी इलाके की जलवायु यूरोपीय जनों के लिए काफ़ी गर्म थी और दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेशों का यह अनुभव रहा कि दास बनाए गए मूल निवासी बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए। इसीलिए बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे और दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों के व्यापार पर तो लोग रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी संयुक्त राज्य अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। यानी दक्षिण अफ्रीका में तो दास प्रथा रुक गई, लेकिन जो अफ्रीका के बाहर अमेरिका में दास बने हुए थे वो तो दास के दास ही रह गए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों ने जहां अर्थतंत्र बागानों पर और इसलिए दास प्रथा पर टिका हुआ नहीं था, तो दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दी और उसने एक अमानवीय प्रथा बताया। 1861 से 65 में दास प्रथा को जारी रखने वाले और उसके खात्मे की वकालत करने वाले राज्यों के बीच में भी युद्ध हुआ, तो दासता विरोधियों की जीत हुई। दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय 20वीं सदी में आकर मिली और तभी स्कूलों और ट्रेनों बसों में उन्हें अलग रखने की व्यवस्था समाप्त हुई। नहीं तो उससे पहले उन्हें हर चीज़ में अलग रखा जाता था, उन्हें नीच समझा जाता था। अधिकार, स्वतंत्रता ये सब उन्हें कुछ नहीं प्राप्त थे, ये सब 20वीं सदी में जाके उन्हें मिले। कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई थी और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी प्रतीत होती थी। वो थी 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ हुई लड़ाई में कनाडा को जीता था और वो फ्रांसीसी आबादकार लगातार स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। यानी ये फ्रांस से जीता हुआ क्षेत्र था और वहाँ पे वो सारे लोग जो रह रहे थे वो फ्रांसीसी थे, तो उन्होंने अपने स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग की। तो 1867 में कनाडा को स्वायत्त राज्यों के एक महासंघ के रूप में संगठित करके ही इस समस्या का हल निकाला गया। यानी उन्होंने जब राजनीतिक स्वतंत्रता मांगी तो कनाडा के सभी जो स्वायत्त राज्य हैं उन्हें राज्यों को स्वायत्त करके फिर उन सभी का एक महासंघ के रूप में संगठन कर दिया गया। इससे स्वतंत्रता और संगठन दोनों ही बने रहे और इस समस्या का हल 1867 में निकाल लिया गया। तो इसके आगे अपनी ज़मीन से मूल बाशिंदों की बेदखली किस प्रकार से ये लोग करते हैं, इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।